दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अधिगम की परिभाषा एवं उसके अर्थ से परिचित करवाया था। आज मैं आपको अधिगम के को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताऊंगी। अधिगम को प्रभावित करना किसी एक कारक के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली वह मानसिक क्रिया है जो परिवेश में यानी वातावरण में मौजूद अनेकों कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की होती है कि अधिगम की प्रक्रिया में उन सभी कारकों को समाहित करते हुए सीखना और सिखाना, टीचिंग तथा लर्निंग तथा परिपक्व बनाने की क्रिया को जारी रखा जाए। अब हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसे देखिए दोस्तों, मैंने एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाया है। आप चाहें तो एग्जाम में डायग्राम दे सकते हैं, अदरवाइज एक एक करके आप व्याख्या कर सकते हैं। तो पहला, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, पहला फैक्टर मैंने दिया है फिजिकल फैक्टर यानी शारीरिक कारक। दूसरा दिया है साइंटिफिक फैक्टर्स यानी वैज्ञानिक कारण। तीसरा मैंने दिया है एनवायरमेंटल यानी वातावरणीय कारक। और चौथे में अदर फैक्टर्स यानी अन्य कारक में आप वे सभी तथ्य दे सकते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला है शारीरिक कारक। इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कारक आते हैं, तो पहले देख लेते हैं कि शारीरिक फैक्टर्स यानी कारक क्या है। इसके अंतर्गत वैसे तत्वों को शामिल किया जाता है जिसके आधार पर व्यक्ति के शारीरिक स्थिति को अनुकूल पाया जाता है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी अगर शारीरिक रूप से आप सक्षम हैं तो अधिगम की प्रक्रिया बाधित नहीं होती है और व्यक्ति जीवन पर्यंत अधिगम में लगा रह सकता है। अब दोस्तों, इस प्रक्रिया के अंतर्गत 3 और प्रकार के कारक होते हैं जिसको मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। इसमें पहला है ज्ञानेंद्रियाँ यानी सेंस ऑर्गन्स। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती हैं। आप जानते होंगे कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन सभी का कार्य क्रमशः देखना, सूंघना, सुनना, स्वाद लेना होता है और त्वचा का कार्य स्पर्श करना भी होता है। जिस व्यक्ति में ये पांचों क्रियाएं सरल तरीके से संपादित होती हैं, निश्चित रूप से वे अधिगम की प्रक्रिया में सक्षम माने जाते हैं। दूसरा फैक्टर्स हम देंगे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। एक प्रसिद्ध तथा प्रभावकारी उक्ति है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, अर्थात हेल्दी माइंड लिव्स इन द हेल्दी बॉडी। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ होते हैं, उनके दिमाग में, उनके विचारों में स्वस्थ विचारों का जन्म होता रहता है। परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया में पूर्णतः सक्षम माना जाता है। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें। अब तीसरा फैक्टर्स हम इसके अंतर्गत देंगे परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। परिपक्वता शारीरिक विकास की वह अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने पूर्व के अनुभवों के आधार पर संतुलित अवस्था को प्राप्त करता है और जीवन में अधिगम की प्रक्रिया को अपनाते हुए विकास के मार्ग को चुनकर अपने लक्ष्य के प्रति सावधान हो जाता है। यानी उसका जो भी जीवन में लक्ष्य है वो उसके प्रति सजग हो उठता है और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो हमें भी एक विवेकशील प्राणी होने के नाते जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों को देखते हुए अनुभव की ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो हमें परिपक्वता यानी मैच्योरिटी तक पहुंचा सके। अब दोस्तों, हम देखेंगे दूसरा फैक्टर्स यानी साइंटिफिक फैक्टर्स अर्थात वैज्ञानिक कारण। इसके अंतर्गत उन सभी तत्वों को शामिल किया जाता है जिसका आधार विश्वसनीय होता है तथा उसके निष्कर्ष पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं दिखाई जाती है।
इसके लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का सहारा भी लिया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। साइंटिफिक फैक्टर्स को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला है रुचि एवं रुझान, अर्थात इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। रुचि एवं रुझान 2 ऐसे शब्द हैं जो सुनने और समझने में एक ही अर्थ को स्पष्ट करते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तरीके से इनमें भिन्नता पाई जाती है। क्या भिन्नता है, चलिए हम देखते हैं। रुचि का आशय होता है किसी विषय विशेष में समर्पण की इच्छा तथा चाहत, लेकिन रुझान का आशय होता है उस विषय विशेष में मन मस्तिष्क का स्वाभाविक आकर्षण। अर्थात अगर आपको स्वाभाविक रूप से किसी चीज़ पर आकर्षण है तो वो आपका रुझान हो गया। अतः विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिगम की प्रक्रिया में वे तभी सफल हो सकते हैं जब जीवन के अनुभवों को समझने की इच्छा के साथ साथ उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण भी रखें। अब दूसरा फैक्टर्स होगा अधिगम की इच्छा, यानी विल टू लर्न। शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तत्व महत्वपूर्ण सीखने की इच्छा मानी जाती है, क्योंकि सीखना और सिखाना एक ऐसा कारक है जो व्यक्तियों के मनोवृत्ति को बदलकर उनके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाता है। अर्थात अगर कोई आपको अच्छे तरीके से सिखा रहा है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहा है और वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर गया, बैठ गया, तो आप निश्चित ही आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और इसके द्वारा व्यक्ति विशेष अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति अधिक क्रियाशील होकर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अतः सीखने की इच्छा व्यक्ति में अवश्य होनी चाहिए। अब इसमें तीसरा पॉइंट हम देंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि जन्मजात या सार्वभौमिक प्रक्रिया है जिसमें कमी या अगर वृद्धि की इच्छा होती है तो भी सामान्यतः आनुवंशिकता एवं वातावरण के कारकों के द्वारा उसमें सामान्य वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि गुणसूत्रों का वहन करना आनुवंशिक क्रियाओं में सम्मिलित होता है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि सीखने और समझाने के कार्य को समुचित तरीके से करता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति को अपनी बुद्धि में अधिक से अधिक क्रियाशील कारकों के कारण अपने पारिवारिक संसार को क्रियाशील या संग्रहित बनाकर रखना चाहिए। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी वातावरणीय कारक। इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि एक कारक आता है एनवायरनमेंट यानी वातावरण। वातावरण शब्द संपूर्ण शिक्षा जगत को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला क्रियाशील पक्ष माना जाता है। इससे शिक्षा मनोविज्ञान को प्रभावित किए बिना नहीं रह पाता है। एक प्रशिक्षण संस्थान को हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे अपने प्रशिक्षणों के क्रम में ऐसा वातावरण तैयार करें जिससे स्वाभाविक रूप से वातावरण के रूप को प्रशिक्षुगण स्वयं को स्थापित कर सकें और अपने जीवन के लक्ष्यों के अनुरूप क्रियाशील बनकर एक सक्षम तथा सुबद्ध संस्कार का निर्माण करते हुए अपने भावी पीढ़ी को आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान करेंगे। अर्थात अगर आपके प्रशिक्षण संस्थान का वातावरण अनुकूल होगा, मनोनुकूल होगा, वहाँ पे शांति होगी, शैक्षिक वातावरण रहेगा, क्रियाशीलता रहेगी, तो जाहिर है कि प्रशिक्षुगण जो हैं वो भावी शिक्षक बनने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को वो अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे। अब हम आते हैं अन्य कारकों में। अन्य फैक्टर्स में अधिगम को प्रभावित करने वाले उपरोक्त कारकों के अलावा अन्य कारक भी हैं जो निम्न हैं। इनमें है पहला विषय वस्तु की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो ये क्या है, चलिए हम देखते हैं। नेचर वह सब्जेक्टिव मेथड है जो अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में विषय वस्तु की प्रकृति तथा विषय वस्तु के विधि की प्रकृति को भी उद्गामी ध्यान दिया जाता है। अन्य कारकों की अंत व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि जब भी
ऐसी कोई चीज़ सामने आए जिसमें अधिगम की आवश्यकता महसूस हो, तो सबसे पहले प्रयास यह होना चाहिए कि वह व्यक्ति पढ़ाए जाने वाले विषय की प्रकृति को समझ सके और उसी के अनुसार पढ़ाने का, सीखने और समझाने का प्रयास करे। इससे व्यक्ति में विश्लेषण तथा मूल्यांकन की परंपरा को बल मिलता है और सुगमतापूर्वक वह व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। अतः हमें भी विषय की विधि की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य शुरू करना चाहिए। अब आते हैं अधिगम की विधि क्या है, यानी मेथड ऑफ लर्निंग क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का यह लक्ष्य रहा है कि अधिगम की विधि को इतना सरल एवं रोचक बनाया जाए कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ाई की ओर अग्रसर हो सके तथा उनमें पढ़ाई के प्रति नई सोच एवं अभिरुचि भी जन्म ले सके। यह ऐसी विधि है जिसमें शिक्षकों से अधिक अपेक्षा की जाती है कि वे अपने शिक्षण कला को इतना सारगर्भित बनाए, यानी इतना मनोरंजक बनाए कि बच्चे सहज भाव से पढ़ाई के प्रति स्वयं को समर्पित कर दे और लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर ले। अब अगला पॉइंट हम इसमें देंगे प्रैक्टिस यानी अभ्यास। आपने सुना होगा करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शील पर परत निशान। यानी अभ्यास शब्द जो है अधिगम की प्रक्रिया में इतना प्रभावकारी भूमिका है कि कम बुद्धि का बालक भी बार बार अभ्यास करके अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को अधिक क्रियाशील बना लेता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इतना ही नहीं, जो मैंने अभी आपको जो दोहा पढ़कर सुनाया उसका भी यही मतलब है कि अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करें तो हमारा जो अधिगम की क्षमता है, जो बुद्धि है, वो अधिक गहरी हो जाएगी। और जिस प्रकार कुएं में जब पानी भरा जाता है तो रस्सी आप देखेंगे कि पत्थर पे घिसता है बाल्टी को खींचने के लिए, और उस पे पत्थर पे भी एक मामूली सी रस्सी निशान छोड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर विद्यार्थी भी डेली अभ्यास करें, नियमित रूप से अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से उनकी अधिगम क्षमता गहरी हो जाएगी। अब इसमें अगला फैक्टर्स हम देखेंगे टीचर एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अर्थात शिक्षक एवं अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका उस पतवार की भांति होती है जिसमें तूफान या चक्रवात के क्रम में भी वह कुशलता से नाव को उचित गंतव्य तक पहुंचा देता है। ठीक उसी तरह से अधिगम की प्रारंभिक अवस्था में शिक्षक भी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी बालक के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए उन्हें उनके गंतव्य की प्राप्ति सुनिश्चित कराते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की होगी कि शिक्षक भी अपनी भूमिका का सकुशल निर्वहन करते हुए बालकों के भविष्य को सुनिश्चित आकार प्रदान करने में अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन करें और राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो अपने छात्रों को, अपने बालकों के भविष्य का निर्माण करता है। इसमें अब अगला फैक्टर्स हम दे सकते हैं नॉलेज एंड रिजल्ट, यानी ज्ञान और परिणाम। ज्ञान और परिणाम दोनों ही शब्द क्रमशः एक दूसरे के लिए प्राण और शरीर की भांति कार्य करते हैं। जहाँ तक अधिगम की प्रक्रिया का प्रश्न है, उसमें स्किनर का मानना है, स्किनर एक चूँकि शिक्षा शास्त्री हैं, उनका मानना है कि ज्ञान आधार होता है और परिणाम उसका उद्देश्य। इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में शिक्षक अपनी दक्षता का पूर्ण प्रमाण देते हुए अधिगम की प्रक्रिया द्वारा बालकों तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित कराते हैं, जिसका आधार ज्ञान ही होता है तथा यह ज्ञान विद्यालय में उचित पाठन के द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। इससे विभिन्न क्रियाओं के संपादन के पश्चात परिणाम की प्राप्ति भी होती है, जो भविष्य का आधार बनता है। यही कारण है कि स्कूलों में विद्यार्थियों से परीक्षा भी ली जाती है ताकि उनका जो परिणाम आए, उस परीक्षा का परिणाम आए, उससे ये आकलन किया जा सके कि विद्यार्थियों ने कितना
शिक्षा को ग्रहण किया है और यही शिक्षा भविष्य का आधार बनती है। अतः शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यालय के वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि उसमें अध्ययनरत बच्चों को कुशलता से उनका लक्ष्य प्राप्त हो सके। और यही चीज़ एक प्रशिक्षु शिक्षक से भी उम्मीद की जाती है कि जब वे अपने प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद जब वो स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ाने जाएंगे तो अपने बच्चों को वो उनके भविष्य के निर्माण में सहायक बनेंगे। अब अंत में हम देखते हैं समरी क्या है। चूँकि मैंने अभी तक आपको हमेशा बताया है कि आप कोई भी प्रश्न का आंसर दें तो उसमें लास्ट में जो भी समरी या सारांश होता है तो वो उसे ज़रूर दें। और दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। समरी क्या है। अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यवहार का चेतना युक्त होना आवश्यक होता है। हम जानते हैं ये बात, क्योंकि चेतना से युक्त व्यक्ति ही अपनी बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कार्यों को संपादित कर सकता है। परंतु अधिगम की इस प्रक्रिया को हमारे आसपास के वातावरण, व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, उसकी रुचि, इच्छा एवं उसकी बुद्धि जैसे कई कारक प्रभावित करते हैं। उन्हीं कारकों से प्रभावित होते हुए एक बालक अधिगम को प्राप्त होता है, यानी वो लर्न करता है, लर्निंग की ओर अग्रसर होता है। अतः शिक्षा शास्त्र में शिक्षकों से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे सारी परिस्थिति को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। तो दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।